अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं केजे प्रोग्रामिंग स्किल्स। हम अपनी नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट पे, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह हम एक वेब एप्लीकेशन, वेब वेबसाइट को किस तरह हम उसको डेवलप करते हैं और किस तरह वो वर्क करती है। आज की जो वीडियो है वो एक वेब डेवलपमेंट पे इंट्रोडक्शन पे है, उसके कंप्लीट कोर्स पे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल का नाम केजे प्रोग्रामिंग स्किल्स, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये है हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जिसके अंदर हम सीखेंगे फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस, और इसमें फुल स्टैक का क्या लिंक है। आप जब भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके जॉब की जो ऑप्शन होती है ना, वो इन तीनों के लिए होती है। जितने भी वेब डेवलपर होते हैं ना, उनके पास ये तीनों की ऑप्शन होती है। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, जो कि वेबसाइट का बेसिक फ्रंट एंड ही बनाता है, उसकी लुक, उसका जो डिज़ाइन लेवल है वो बनाना उसका काम है। तो बैक एंड डेवलपर जो होता है वो एक लैंग्वेज यूज़ करता है, जैसे PHP होगी, पाइथन हो गई, रूबी हो गई, ऐसी बेसिक लैंग्वेजेस यूज़ करता है। उसकी मदद से वो उसका बैकएंड सेट करता है, जिसके थ्रू वो सर्वर साइड के साथ कनेक्ट होके डाटाबेस में डाटा स्टोर करती है। और फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो कि ये दोनों काम करता है, और ज़्यादा सैलरी भी फुल स्टैक वाले की होती है, क्योंकि वो फ्रंट एंड का काम भी जानता है और बैक एंड का भी जानता है। फ्रंट एंड डेवलपर का क्या काम होता है? उसका काम होता है HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। ये तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद उसका काम है फ्रेमवर्क यूज़ करना। फ्रेमवर्क वो इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकता है, React.js यूज़ कर सकता है, एंगुलर यूज़ कर सकता है। इनमें से कोई भी जिस पे उसकी ग्रिप अच्छी हो, वो इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करके उसको एक अच्छा यूनिक डिज़ाइन दे सकता है वेबसाइट को। HTML जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर देती है। CSS जो है वो उसमें कलरिंग और एक लुक बनाने के लिए होती है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो उसके बटन्स को असेस देने के लिए होती है कि बटन पे क्लिक करें तो बटन का क्या रिएक्शन आए। और इनकी मज़ीद डिटेल हम आगे जाके चेक करेंगे। फिर है हमारी बैक एंड पे जो डेवलपर्स होते हैं उनका क्या काम होता है? उनको यूज़ करनी होती है कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करनी होती है, जिसमें आ जाती है PHP। तो बहुत ज़्यादा चलती है आजकल, तो लारावेल बहुत फेमस जा रहा है इसका फ्रेमवर्क PHP का। तो रूबी ऑन रेल्स भी जो है वो इसका फ्रेमवर्क का बहुत सक्सेसफुल आजकल जा रहा है 2021 में। और इसके बाद SQL सर्वर मीन जो डाटाबेस उसकी बनानी है, किस तरह डाटा सेव हो, यूज़र अपना डाटा एंटर करे और वो जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाए। फिर वेबसाइट जो होती है हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है डायनामेटिक और एक होती है स्टैटिक। डायनामेटिक वेबसाइट्स जो सी होती है ना, उसमें एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की होती है HTML के साथ। और ये इसका कोड, इसको बनाना जो है ना, स्टैटिक वेबसाइट से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और स्टैटिक वेबसाइट जो होती है ना, वो हमारी होती हैं फिक्स डिस्प्ले में। इसमें क्या होता है कि एक डिस्प्ले होता है और आप उसके ऊपर आके उसको वेबसाइट को विज़िट करें, उसको देखें और जस्ट ख़त्म। जैसे कि आप किसी कंपनी का देख रहे हैं, उसकी वेबसाइट देख रहे हैं, और एक विज़िटिंग कार्ड, जैसे आप एक एम्प्लॉय का विज़िटिंग कार्ड हो गया, वो एक स्टैटिक है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। बट डायनामेटिक वेबसाइट जो है ना, उसमें क्या होता है कि आप यूज़र इंटरेक्ट करता है, अपना डाटा एंटर करता है, वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन लेवल रहता है उसका। तो उसमें जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी डायनामेटिक वेबसाइट्स हैं। और इस टाइम आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये भी एक डायनामेटिक वेबसाइट है। उसके बाद बेसिक आइडिया जो है ना, वो वेबसाइट का क्या होता है
एक फ्रंट एंड होता है वेबसाइट का जो कि हमें एक लुक दे रहा होता है। वो वेबसाइट आप अपने पीसी पे ऑन करके हैं या फिर लैपटॉप पे, टैब पे, मोबाइल पे, जिस पे मर्ज़ी यूज़ कर रहे हो। और उसके बाद उसके ऊपर एक डेटाबेस होती है जहाँ पे सारा डाटा सेव होता है और सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है कि सर्वर की मदद से वो सर्वर एक बेसिकली ना एक कंप्यूटर है जो कि 24/7 ऑन रहता है, लाइव रहता है, ताकि वो आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले करवा सके। तो सर्वर की मदद से वो डाटा स्टोर करवाता है डाटा सेव में और आपकी वेबसाइट को लाइव रखता है। एक यूज़र जब एक वेब डेवलपर यूज़र असेस करता है एक सर्वर को, तो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर फिर उसको डेटाबेस से चेक करता है और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स देता है और वो लाइव डिस्प्ले करता है। ये बेसिकली वही आइडिया जिस तरह हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और सर्वर हमें डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद ग्लोबली कनेक्टेड आपकी अगर वेबसाइट है तो लोग उसके साथ डिफरेंट सिटीज़ से ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं और वो उसके ऊपर असेस करते हैं थ्रू इंटरनेट के। अब बेसिक आइडिया जो है हमारा कि किस तरह एक वेबसाइट काम करती है, वेबसाइट काम किस तरह करती है, तो उसमें हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक इंसान की कि एक इंसान जो है उसको हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि क्या होता है एक वेबसाइट का। इंसान की जो हड्डियां होती हैं ना, वो एक HTML पार्ट है कि HTML पार्ट में सिर्फ एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं वेबसाइट का। उसमें आप उसको कलरिंग वगैरह देने के लिए हमें एक CSS पार्ट की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो है ना एलिमेंट्स हैं बेसिक, जिसमें HTML का हेड आ जाता है, उसकी बॉडी पार्ट आ जाती हैं। ये हम आगे फर्दर जाके ना इसकी फुल वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर आ जाता है CSS, जब उसके अंदर उसमें मसल्स और स्किन ऐड कर दी जाए तो वो एक CSS पार्ट बन जाता है। और जब एक कंप्लीट लुक दी जाए उसके लिए हमें बूटस्ट्रैप और रिएक्ट JS और एंगुलर, इनमें से किसी की ज़रूरत पड़ती है उसको एक प्रॉपर लुक देने के लिए। हम CSS के थ्रू भी एक प्रॉपर लुक दे सकते हैं वेबसाइट को, बट आजकल एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और फिर भी इतनी लुक देने के बाद भी उसका जो ब्रेन है वो खाली है और ब्रेन के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट से ये काम होता है कि आपने अगर कोई बटन वगैरह सेट किए हैं तो बटन पे क्लिक होने पे क्या ऑपरेशन रन होना चाहिए ये हमें बताना पड़ता है। तो ये सारा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट का काम है। और फिर आ जाती हैं ये तीन चीज़ें, HTML हमने ऐड की, CSS ऐड की, जावास्क्रिप्ट ऐड की। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बन गया बट उसका दिमाग बन गया, पर वो दिमाग में जो चीज़ें हैं वो स्टोर करने की तो जगह ही नहीं है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक डेटाबेस की। तो डेटाबेस में वो सारी चीज़ें स्टोर करता है। तो फिर एक कंप्लीट जो है ना फ्रंट एंड लुक बनती है एक वेबसाइट की। जैसे कि एक इंसान है, उसके अंदर उसके पास एक ब्रेन है, ब्रेन के अंदर वो अपनी सारी वो चीज़ें सेव करता है। जैसे हम लर्निंग करते हैं वो हमारे माइंड में सेव होती है। हम अगर हमारी बोन्स हों तो उसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि हमारा ऊपर मसल्स ना हो। मसल से हम काम करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर वो होता है। फिर आती हैं बैकएंड लैंग्वेजेस। बैकएंड लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, इसमें PHP है, जावा है, फिर JS है, बहुत सारी PHP लैंग्वेज हैं और इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं उसके बैकएंड के लिए। बैकएंड में ये होता है कि आपको एक सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए होती है सर्वर से जो डाटा है वो डाटाबेस में सेव करने के लिए और डाटाबेस से डाटा लेके वेब सर्वर पे डिस्प्ले करवाने के लिए। ये सब काम जो है वो सर्वर का होता है। जैसे कि एक पर्सन आता है, वो अपना एक फॉर्म फिल करता है और रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। सर्वर आगे क्यूरीज के थ्रू डाटा जो है वो डाटा बेस के अंदर सेव करवाता है और फिर उसका रिस्पॉन्स देता है। और हर वेबसाइट को सर्च करने के लिए एक नाम होता है और वो नाम यूनिक होना चाहिए और उसके लिए यूज़ होता है डोमेन एंड होस्टिंग जो है ना वो
आप रेंट आउट कर सकते हैं किसी भी साइट से। मतलब कि आजकल हमारा जो है अमेज़ोन वाले भी हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेब होस्टिंग की। तो आप कहीं किसी भी वेबसाइट से ना चेक करके उसको डोमेन को बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एक रेंट देना पड़ता है हमें, पर मंथ के हिसाब से हमें होस्टिंग का और पर ईयर के हिसाब से हमें डोमेन का। तो एक यूनिक नेम मिल जाता है एक वेबसाइट का, जैसे कि आपकी वेबसाइट का जो नाम है आप उस नाम से भी डोमेन को चेक कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो आप उसे बाय कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब एक यूनिक नेम पे हैं। इनसे सेम जब भी आप सर्च करेंगे ना www.youtube.com, तो वो यूट्यूब का पेज ही डिस्प्ले करेगा, यूट्यूब के अलावा कोई और नहीं डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यूट्यूब ने वो बाय किया हुआ नाम, एक डोमेन नेम जो है वो बाय किया हुआ, तो इसलिए वो वही नेम डिस्प्ले करवाता है। तो हमें अपनी वेबसाइट के लिए भी एक यूनिक नेम चाहिए और उसी से ही हम उसकी डोमेन ख़रीदेंगे जिससे वो डिस्प्ले करवाएगा। अब कोई बैठा है कंप्यूटर पे, वो अब आपका नाम लिखता है जी www.youtube.com, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे जाती है। सर्वर चेक करता है कि ये उस पर्सन ने मेरी जो है ना वेबसाइट को सर्च किया है। तो उसके बाद वो क्या करेगा कि वो डाटाबेस में चली जाएगी। वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर से डाटाबेस में जाती है और डाटाबेस से वो आगे उसमें सर्च करता है और फिर इसमें वो यूज़र की रिक्वेस्ट होगी जो कि वो अपने सर्वर को करेगा। सर्वर फिर उसका आईपी चेक करता है, फिर उसके बाद वो डाटाबेस में से डाटा आगे रिक्वेस्ट जो है फिर वो डाटाबेस पे जाती है। डाटाबेस में से वो डाटा चेक करता है और फिर डाटाबेस आगे से उसको रिस्पॉन्स करती है। फिर रिस्पॉन्स में वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का पार्ट जो है वो डिस्प्ले करवाती है अपने यूज़र के कंप्यूटर पे, जिस पे वो डिस्प्ले आ जाता है। जैसे कि आप youtube.com लिखते हैं तो उसके ऊपर लोडिंग होती है और उसके बाद यूट्यूब का पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो वो इस तरह होता है कि वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर आगे से डाटाबेस पे उसको चेक करता है और डाटाबेस उसको फिर रिस्पॉन्स करता है। सर्वर जो है ना डाटाबेस पे जब करता है ना, उसके लिए उसको क्यूरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमारी रिक्वेस्ट जाती है, फिर आगे क्यूरीज़ जाती हैं, क्यूरीज़ फिर रिटर्न में रिस्पॉन्स करती हैं और इस तरह हमारा जो है ना डाटा आगे डिस्प्ले होता है। और सर्वर साइड जो है ना, वो सर्वर पे जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, रूबी है, पाइथन है, ये सब लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं सर्वर पे। और डाटाबेस पे हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है SQL सर्वर, जिसमें सारा डाटा सेव होता है। ये वो रिस्पॉन्स करवा रहा और पेज जो है वो डिस्प्ले हो गया हमारा। Thank you for watching. I hope you like this video. Subscribe the channel for further videos and I hope कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और आपको इजीली एक वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगी। Thank you for watching KJ Programming Skills.